हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की क्लास 8 की बुक हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र का लेसन नंबर 4 को देखने वाले हैं। इसका नाम है भारत में कंपनी राज का प्रभाव। तो इससे पहला जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि कैसे भारत पर कंपनी राज्य ने अपना प्रभाव जमाना जो है वो शुरू कर दिया था और लगभग वो सफल भी हो गई थे अपनी नीतियों की वजह से। तो यहाँ पर देखेंगे अब वो जो सफल हो गई थी उस पर भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो अंग्रेजों ने भारत के एक विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने को प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। आगे है अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाता था जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और उसके भौतिक एवं प्राकृतिक जो संसाधन, इसी की वजह से तो यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया कि यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक और भौतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई स्टार्टिंग में, ताकि जो है विरोध बहुत ज़्यादा नहीं हो, धीरे धीरे जो है मजबूत बनाई उन्होंने अपनी पकड़। तो भारत में दोहरा शासन यानी कि बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। अब ये दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु दायित्व नहीं थे, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं थे। तो दोहरी प्रणाली यहाँ पर प्रचलित की थी क्लाइव ने। इसी दौरान 1769 से लेकर 70 में बड़ी मात्रा में अकाल पड़ते हैं और बंगाल की जनता कठिनाइयों का और भी क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक अकाल पीड़ित लोगों की फ़ोटो है। जनता को राहत पहुँचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे हुए थे। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात बताई गई है कि यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे। आगे यहाँ पर है कि कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था, निजी व्यापार से भी काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटिशवासी मांग कर रहे थे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मानदंड जो है निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों का आय व्यय और लेखा जोखा किया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि कंपनी के व्यापार के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगभग 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करनी पड़ी। आगे है ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात पर जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख एवं उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए क्या बनाया जाए, कानून बनाया जाए और जो पहले के कानून हैं उसमें परिवर्तन कर दिए जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। आगे है ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट बनाए गए जो कि इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ होता है। इसके तहत बहुत सारे एक्ट आते हैं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर एक्ट देखने वाले। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आता है। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण एवं निर्देश, मतलब कैसा करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है, तो नियंत्रण एवं निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी
कहा गया और 1773 में ये एक्ट बनकर आया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा कि वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखें। दूसरा है कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाए, जिसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर उनकी संपत्ति का ब्यौरा दें। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्य की परिषद भी बनाई गई। आगे, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये तो हो गई कि किस प्रकार से निर्देश दिए कि ऐसा आपको करना और क्या चीज़ें नहीं करनी है, नियंत्रण करके। तो ये हो गया 1773 का। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें गवर्नर जनरल जो है बंगाल का और फिर चेन्नई का अलग से, मुंबई का भी अलग से, लेकिन जो मान्य होगा सर्वमान्य वो बंगाल से ही होगा। कोई भी बात डिसीजन लेना है तो बंगाल के गवर्नर जनरल से ही पूछकर ये दोनों के दोनों करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। तो ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। आगे है, इस कानून के द्वारा प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया जिसके आधार पर 1857 तक जो है भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पारित किया जो कि इस प्रकार से, अब यहाँ पर चार्टर एक्ट आएंगे। तो 1793 का देखते हैं। इस एक्ट में गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसले को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ गया। आगे है 1813 वाला चार्टर एक्ट। इस एक्ट में चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। आगे इसी का ही है 1813 का ही कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सबसे पहले 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। आगे गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निर्देशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई थी। चार्टर एक्ट 1833 का है और इसमें कुछ बातें हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस एक्ट में चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य कर रहा था। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। आगे मुंबई एवं चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया। बाकी चार्टर एक्ट जो है 1853 का, इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य बढ़ा दिए गए जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा ही मनोनीत किए जाते थे। परिषद में कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। आगे कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की भी व्यवस्था भी की। आगे है, इस प्रकार सभी जो चार्ट हैं, अधिनियम हैं, का परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज्य पर कंपनी के निर्देशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे: नागरिक यानी सिविल सर्विस, सेना, पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर यानी कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। आगे है, ब्रिटिश भारत में उन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून, रीति रिवाज, विवाह आदि के संबंध में कानून में हस्तक्षेप
उचित नहीं समझा, इसके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर ही न्याय दिया जाता रहा था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला परिषद अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, परंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। इसके न्यायाधीश भी अलग अलग होते थे। अब यहाँ पर चर्चा करना है कि अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के लिए अलग कानून और न्याय की व्यवस्था क्यों की गई थी। तो यहाँ पर जो है उच्च प्रशासन अधिकारियों का प्रशिक्षण देखते हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इससे ये महसूस होने लग गया धीरे धीरे कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, मतलब यहाँ की जो लैंग्वेज है, क्या है, रीति रिवाज, इन सबसे परिचित होना चाहिए। तभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर अच्छे से प्रशासक बन सकता है। इस विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए न्यायिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई और इसकी परीक्षा लंदन में होती थी। मतलब यहाँ पर अब 1853 से ये हुआ कि भारतीयों के लिए भी क्या है, ये परीक्षा हो सकती है, लेकिन भारतीयों को क्या करना चाहिए, परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड आना होगा। तो यहाँ पर 1853 में प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किंतु 1863 में प्रवेश की उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी और 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा चयन में क्या होती थी, कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्रैक नहीं किया हो यहाँ पर। तो धीरे धीरे क्या है, अगर भारतीयों को जाना है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने मेहनत की और फिर वो सिविल सेवा जैसे एग्ज़ाम को पास करते हैं। आगे हैं शिक्षा और सामाजिक सुधार। तो सबसे पहले जो यहाँ पर शिक्षा और सामाजिक सुधार की बात करते हैं। सबसे पहले कौन IAS अधिकारी बना था, ब्रिटिश, मतलब नागरिक सेवा में भर्ती होने वाला। तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। शायद जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर, शायद कुछ ऐसा ही नाम है। आगे देखते हैं शिक्षा तथा सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब की? तो ये भी एग्जाम में आता है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी करना। अब ये इतनी जानकारी क्यों एकत्र कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको लग गया कि अब हमको यहाँ पर प्रशासन करना है, तो यहाँ का जो कल्चर है, क्या संस्कृति है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है और विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं इसी के उसमें। आगे महान समाज सुधार। राजा राममोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे जब यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखे, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग ही कर डाली। तो यहाँ पर पहले एक कंडीशन थी कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या है, अंग्रेजी आनी चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम था वो परीक्षा इंग्लिश मीडियम में ही देनी पड़ती थी। तो अब राजा राममोहन राय कहते हैं कि जो शिक्षा आप दे रहे हो उसका मीडियम ही आप क्या कर दीजिए, इंग्लिश कर दीजिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशासनिक सेवा में जा सकें। तो यहाँ पर एक कोटेशन है कि हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें एक ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोग का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए यह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। तो ये कोटेशन किसका है? कलकत्ता
11 दिसंबर 1829 राजा राम मोहन राय द्वारा ये ऐसा अंग्रेज़ों के लिए कहा गया। अंग्रेज़ सरकार खुद समझने लगी थी अगर भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। ये सोचकर अंग्रेजी सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बना डाली। फलतः 1835 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान, पहले जो शिक्षा वो फारसी में दी जाती थी, लेकिन अब फारसी की जगह कौन सी हो गई, अंग्रेजी हो जाती है। आगे भूमि सुधार का देखते हैं तो हो गया एजुकेशन। भूमि सुधार में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कर वसूलने के लिए नए नए टैक्स लगाए, भूमि सुधार किया। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या भूमि सुधार किया। तो अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए माल गुजारी यानी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गाँवों की माल गुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि माल गुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। कॉर्नवालिस इस प्रथा में निम्न सुधार करते हैं। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उसने अधिक से अधिक माल गुजारी वसूल करने वाले को नीलाम बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन यानी स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाई। यह है अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु ये स्वामित्व तभी तक रह सका जब वे माल गुजारी देते रहते हैं। अगर माल गुजारी नहीं दी तो उनकी जो है जमींदारी किसी और को नीलामी कर दी जाएगी। इन्हें जमीन जोतने बोने तथा काश्तकारों को हटाने और उनके ज़मीन छीन लेने का भी अधिकार दे दिया गया। और ये जो था कहाँ कहाँ पर था स्थायी बंदोबस्त, बंगाल, उड़ीसा और अवध के प्रांत से प्रारंभ की गई। रैयतवाड़ी देख लेते हैं। अब सीधे किसानों पर जाते हैं। किसान ही सीधे जो मालगुजारी है वो सीधे रैयत यानी काश्तकार को काश्तकार ही जो है देंगे मालगुजारी सीधी। और जो धनराशि थी 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई थी। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में दे देते थे। आगे मालवाड़ी प्रथा। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास वाले में मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह जो है महल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा का महलवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। अब ये तो हो गई कृषि से संबंधित। अब यहाँ पर उद्योग धंधे देखते हैं। तो अंग्रेज भारत से कच्चा माल यानी सूत और कपास ले जाते थे और फिर इंग्लैंड जाके मशीनों में उनसे बने हुए कपड़े लाते थे और भारत में बेचा करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। तो सभी लोगों ने वही लेना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे वो क्या हो गए, तबाह हो गए। वो है माल तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग जो है इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए। इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का क्या हो गया, विनाश होने लगा। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली देखते हैं। एक्ट या धारा किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम है और लगान जो है कृषि भूमि पर लगने वाला टैक्स है। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स हो गए। आगे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी, क्लाइव ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये तो कुछ लिखने वाले क्वेश्चन है। तो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।